हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मुग़ल काल के अंतर्गत अकबर के शासन के बारे में। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसका साम्राज्य विस्तार और धार्मिक नीतियाँ। इसी से जो है क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1542 से 1630 का रहा है। हुमायूं जब बीकानेर से लौट रहा था तब अमरकोट के राणा ने उसे सहारा दिया। अकबर का जन्म अमरकोट में ही राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। हुमायूं की फारसी शिया पत्नी हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। तो माता का नाम कभी कभी पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिए, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, अकबर अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। हुमायूं और कामरान के बीच कंदहार को लेकर हो रहे युद्ध के दौरान हुमायूं की तोपें कंदहार के किले पर आग बरसा रही थी। उसी समय कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया, किंतु सौभाग्य से वह बच गया। हुमायूं को थड्डा भक्कर अभियान के समय अकबर के जन्म का समाचार मिला। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर समाचार मिला था? तो थड्डा और भक्कर में अभियान के समय अकबर के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर की सूबेदारी के रूप में कार्य किया था। अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदारी के रूप में कार्य किया था। अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। जिस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ उस समय वह पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर था और उसी स्थान पर उसका राज तिलक हुआ। तो इसका राज तिलक के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर हुआ था? तो कालानौर में इसका राज तिलक किया गया था। बैरम खां की देखरेख में 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्दुल कासिम द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया। तो कौन संरक्षक था? तो बैरम खां इसका संरक्षण बना था। शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। तो इस पर प्रश्न बनता है कि कब किस पीरियड में बना था? तो 1556 से 60 के मध्य बैरम खां के संरक्षण में था। मोहम्मद आदिल सूरी ने सर्वप्रथम अकबर के लिए संकट उत्पन्न किया। बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त कर 1556 में अकबर ने उसे खान ए खाना की उपाधि धारण की। तो खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो बैरम खां को दी गई थी। वास्तव में अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा हाथ था, जो फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। 5 नवंबर 1556 को अकबर वास्तविक नेतृत्व बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान घायल हेमू के सिर को धड़ से अलग कर बैरम खां ने पानीपत का युद्ध जीत लिया। तो ये युद्ध के बारे में पूछा जाता है। 5 नवंबर 1556 में हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर कह सकते हैं बैरम खां के संरक्षण में। तो ये युद्ध हुआ था जिसमें मुगल पक्ष की विजय हुई। बैरम खां लगभग 4 वर्ष तक साम्राज्य का सरगना रहा। मुगल काल में हेमू के अतिरिक्त डोडरमल ही एक ऐसा हिंदू था जो राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा था। तो एकमात्र हिंदू का जब बात आता है तो डोडरमल का नाम अवश्य आता है। बैरम खां व अकबर के बीच युद्ध तिलवाड़ा नामक स्थान पर
हुआ जिसमें बैरम खां की पराजय हुई। अकबर ने बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखे: कलापी तथा चंदेरी की सूबेदारी, सम्राट के गुप्त मामलों का सलाहकार या मक्का यात्रा। तीर्थ यात्रा के दौरान रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक अफगान युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो पाटन नामक स्थान पर हुआ था, तो ये थोड़ा रिमाइंड रखिए। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीम बेगम से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोसकर खान खाना की पदवी दी। खान खाना की पदवी मिली थी अब्दुल रहीम को। अकबर के शासनकाल में 1560 से 62 के समय को उसकी धाया मां माहम अनगा, उसके अधम खां और पुत्री जीजा अनगा खां द्वारा शासनकाल में सर्वे सर्वा होने के कारण इतिहासकारों ने पर्दा शासन पेटी कोट सरकार की संज्ञा दी। तो इस पर प्रश्न बनता है कि पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार में कौन शामिल था? तो माहम अनगा और उनका पुत्र अधम खां, पुत्री जीजा अनगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के जुझार खां को हत्या के आरोप में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, ये सीक्वेंस लगाने के लिए इस पर प्रश्न काफी बनता है। तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ कर तथा 64 में जजिया कर की समाप्ति की। तो ये सीक्वेंस थोड़ा याद रखिए, 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ कर और 64 में जजिया कर की समाप्ति हुई। अकबर ने बैरम खां की बर्खास्तगी के बाद शिहाबुद्दीन को अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की धाया मां माहम अनगा को ठहराया। तो यहाँ तक तो था परिचय अकबर के बारे में। अभी हम साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं, इस पर काफी प्रश्न बनते रहते हैं। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में सर्वप्रथम 1561 ईस्वी में मालवा को जीता। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसकी पत्नी रूपमती ने जान देकर सतीत्व की रक्षा की। 1561 में अकबर ने चुनार किले को जीता। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता। और 1562 में अकबर जब अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात भारमल से हुई। संभर नामक स्थान पर अकबर और भारमल की पुत्री, जो बाद में मरियम उज्जमानी के नाम से जानी जाने लगी, विवाह संपन्न हुआ। तो यह विवाह हुआ था संभर में। गढ़कटंगा के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना अमनदास ने की थी। अमनदास के द्वारा की गई थी गढ़कटंगा के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना। 1562 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले का घेरा डाला। उदय सिंह सामंतों की सलाह पर किले का भार जैमल और फत्ता को सौंपकर जंगलों में छिप गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैमल और फत्ता। जैमल और फत्ता मेवाड़ को बचाने के लिए मुगलों से भीषण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1569 ईस्वी में मुगल सेना ने कालिंजर, जो कि रामचंद्र तथा 1570 ईस्वी में जोधपुर और बीकानेर तथा जैसलमेर को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को जीतने के लिए सैन्य अभियान चलाया और अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1576 ईस्वी में
अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक का अंत कर दिया। 18 जून 1576 को मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ के जो राजा थे राणा प्रताप की हार हुई। दक्षिण विजय देख लेते हैं। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। खानदेश एक प्रकार से दक्षिण में प्रवेश द्वार माना जाता था। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह चांद बीबी संरक्षिका से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश तथा बहुत सी भेंट प्राप्त की। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला। तो ये अंतिम विजय थी, तो अंतिम विजय पर जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो असीरगढ़ जो कि इसकी साम्राज्य नीति के अंतर्गत सबसे अंतिम में विजय प्राप्त हुई। धार्मिक नीतियां देख लेते हैं। धार्मिक नीतियों से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। अकबर ने इतिहास, धर्म, दर्शन शास्त्र और विज्ञान पर बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया। फैजी इस पुस्तकालय का अध्यक्ष था और अकबर को पुस्तकें पढ़कर सुनाता था तथा इसकी व्याख्या करता था। इसके परिणाम स्वरूप अकबर धर्म के प्रति उदासीन हो गया। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो अकबर के द्वारा। और नीति का उद्देश्य क्या था? तो सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत अपनाया था। अकबर ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी तथा धर्म परिवर्तित लोगों को पुनः अपना पुराना धर्म स्वीकार करने की भी सुविधा दी। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव था। अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना धार्मिक उत्सुकता को शांत करने के लिए धार्मिक चर्चा हेतु करवाई। इबादत खाना अथवा प्रार्थना गृह का निर्माण विशेष रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हेतु किया गया। इन विवादों में केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, जैन, ईसाई तथा पारसी मत के विद्वान भी बुलाए जाते थे। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म परिवर्तित किया। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही। तो अकबर का मुख्य जो उद्देश्य था वो था अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना और पुर्तगालियों को बाहर धकेलना, बाहर निकालना। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। जो दीन ए इलाही धर्म उसने चलाया था उसका पुरोहित बनाया था अबुल फजल को। दीन ए इलाही धर्म में दीक्षित शिष्यों को 4 चरणों अथवा चाहरगाना ए इखलास को पूरा करना पड़ता था। चाहरगाना ए इखलास को पूरा करना पड़ता था। ये 4 चरण थे। एक तो जमीन, दूसरा संपत्ति, फिर तीसरा सम्मान और चौथा धर्म। दीन ए इलाही की असफलता का मुख्य कारण तात्कालिक रूढ़िवादी परिस्थितियां थी। अबुल फजल ने बादशाह अकबर में आग, हवा, पानी एवं भूमि जैसे 4 तत्वों के समावेश की बात कही। और अकबर कालीन महत्वपूर्ण घटनाएं एक बार देख लेते हैं। इसमें सभी कुछ तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में हम
इसमें देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है 1560 से 62 में पर्दा शासन या पेटीकोट जो सरकार था उसका अस्तित्व आया था, यानी कि अस्तित्व में आया था। फिर 1562 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 64 में जजिया कर की समाप्ति, 1561 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में नहीं, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना कह रहा है। फिर आगे है 1563 और 64 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ किया। फिर 1575 में इबादत खाने का निर्माण और 1578 में इबादत खाने को भी सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1579 में मजहर नामक दस्तावेज का घोषणा। फिर 1582 में तौहीद ए इलाही की घोषणा। 1583 में कुछ निश्चित दिनों पर पशु वध निषेध किया और 1584 में अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। 1575 से 76 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया। दक्षिण विजय के बाद संख्या 15 हो गई थी, पहले 12 थी, बाद में 15 हो गई। और 1582 में डोडरमल द्वारा 10 साला प्रणाली लागू की गई। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं सैन्य अभियान से रिलेटेड। तो सबसे पहले है 1561 में मालवा प्रदेश और पराजित जो शासक था वो था बाज बहादुर, और मुगल सेना का नेतृत्व इस समय कर रहा था आदम खां, पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला, उजबेक। इसे चाहिए तो आप राइट भी कर लीजिए। फिर 1561 में चुनार प्रदेश और पराजित होने वाला शासक था अन खान जमा यानी अली कुली खां, और मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहा था। 1562 में आमेर, भारमल और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। फिर 1562 में ही मेड़ता, जहां पर पराजित राजा हैं जयमल, और मुगल सेना से नेतृत्व शरफुद्दीन। फिर 1564 में गोंडवाना, जो कि एक राजपूताना राज्य था, और यहाँ के पराजित शासक थे वीर नारायण, और मुगल सेना का नेतृत्व जो कि विजय हुआ था आसफ खां। 1568 देख लेते हैं। हाँ, 1568 में मेवाड़, उदय सिंह और स्वयं अकबर ने यहाँ का नेतृत्व संभाला था। फिर 1569 रणथंबोर और पराजित होने वाले शासक थे सूरज नारायण हाणा, और यहाँ पर मुगल सेना का नेतृत्व संभाला था भगवान दास और अकबर ने। 1569 में ही कालंजर और पराजित होने वाले राजा थे रामचंद्र, और मुगल सेना का नेतृत्व मजनू खां ने किया था। फिर 1570 में देखते हैं, 1570 में मारवाड़ चंद्र सेन जो कि पराजित हुए और स्वेच्छा से, एक मिनट, पराजित नहीं हुए थे, इन्होंने स्वेच्छा से ही अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगल सेना की। फिर 1570 में ही जैसलमेर में हर राय इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता अकबर की स्वीकार कर ली। फिर 1570 में ही बीकानेर राय कल्याणमल, और इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। फिर 1571 में देखते हैं तो गुजरात आता है। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय पराजित हुआ और खां ने आजम के नेतृत्व में। फिर 1572 में कश्मीर मिर्जा हुसैन मिर्जा और खुद अकबर ने इसका नेतृत्व संभाला था। फिर 1574 में 1576 यानी 74 से 76 तक ये चलता रहा था युद्ध बंगाल और बिहार का, और पराजित होने वाला था दाऊद खां मुनीफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप पराजित हुए, आसफ खां और मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व संभाला था। फिर 1581 में काबुल हकीम मिर्जा, और जो विजयी सेना हुई थी वो मान सिंह और अकबर थे। फिर 1586 में कश्मीर यूसुफ खां याकूब खां ये दोनों ही पराजित हुए, और कासिम खां और भगवान दास के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी हुई। 1591 सिंध जानी बेग
जो कि पराजित हुआ, और किससे पराजित हुआ तो अब्दुल रहीम खान खाना से। 1590 से 1591 उड़ीसा उड़ीसा में जो पराजित हुआ था वो था निसार खां, और जो विजय हुआ वो था मान सिंह। 1595 बलूचिस्तान पन्नी अफगान पराजित हुए और मीर मासूम से ये पराजित हुए। 1595 कंदहार मुजफ्फर हुसैन और विजयी जो हुए थे मुगल सेना सूबेदार साहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया गया। तो यहाँ पे क्रम लगाने का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, इसमें आप चाहिए तो ध्यान से देख लीजिए किसके बाद कौन सा हुआ, और वीडियो पॉज करके आप इसे राइट भी कर सकते हैं। दक्षिण अभियान देख लेते हैं। दक्षिण अभियान 1591 हुआ, जिसमें राज्य था खानदेश और पराजित शासक था अली खां, और सैन्य संचालन स्वेच्छा से इन्होंने अधीनता स्वीकार किया। फिर 1597 से 16 में अहमदनगर बहादुर निजाम शाह शहजादा मुराद के द्वारा ये पराजित हुआ। फिर 1601 असीरगढ़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट विजय है, तो यहाँ पे पराजित होने वाला शासक था मीर बहादुर अकबर की अंतिम विजय थी ये। तो इतने ही इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अकबर से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आप देख रहे हैं मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। अभी नेट नहीं आ रहा है अच्छा, इसकी वजह से आपको ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहाँ से आप सारी की सारी स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश यही की है कि इसमें आपको कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट अवेलेबल करा सकूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।